हैं पिछले वर्षों में, अगर आप देखेंगे यूपीएससी पीसीएस के अंदर में, तो आपको इन्हीं समितियों से सवाल पूछा गया है। एस्टीमेट कमेटी हो, पब्लिक अकाउंट कमेटी हो, या सार्वजनिक उपक्रम समिति यानी कि पीएसयू कमेटी। पीएसयू कमेटी पब्लिक सेक्टर कमेटी का मतलब यह है कि जो कमिटीज, मतलब जो कंपनियां सरकारी कंपनियां होती हैं, उन सरकारी कंपनियों की देखरेख के लिए ये कमेटी जो है सो वर्क करती है। ठीक है, तो यहां पर आपको देखना है कि भाई प्राक्कलन समिति क्या होता है ना, एस्टीमेट कमेटी क्या होता है। तो ये अस्थाई समितियों की सबसे बड़ी समिति है, ध्यान रखेंगे। हेडिंग बनाएंगे प्राक्कलन समिति, एस्टीमेट कमेटी। एस्टीमेट कमेटी एस्टीमेट कमेटी, प्राक्कलन समिति लिखेंगे कि यह अस्थाई समितियों में सबसे बड़ी कमेटी है। ठीक है, अस्थाई समितियों में सबसे बड़ी समिति है, बिगेस्ट कमिटी इन पार्लियामेंट। संसद में सबसे बड़ी समिति कौन है? प्राक्कलन समिति है। ठीक है, अभी सबसे बड़ी किस मामले में है जी? तो सदस्यों के मामले में पूछा सकता है कि प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं, कितने मेंबर्स होते हैं? 30, बिल्कुल गुड, 30 है ना। प्राक्कलन समिति में टोटल सदस्यों का नंबर क्या होता है? 30। ठीक है, टोटल नंबर्स ऑफ मेंबर 30। ठीक है, सो दैट बिगेस्ट कमिटी इन पार्लियामेंट है ना, रिलेटेड टू स्टैंडिंग है ना। अस्थाई समितियों में यह सबसे बड़ी समिति है, यह ध्यान रखना है, क्योंकि अस्थाई समितियां बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, इससे बड़ी होती हैं अस्थाई समितियां। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि अस्थाई समितियों में सबसे बड़ी समिति जो है वो प्राक्कलन समिति है। अस्थाई समितियों में, संसद की अस्थाई समितियों में सबसे बड़ी समिति कौन है? प्राक्कलन समिति। क्यों है? हाँ, सदस्य की संख्या 30 है। ठीक है, अब 30 जो नंबर है ना, ये अस्थाई कमेटी में किसी में नहीं होता है, ये केवल प्राक्कलन समिति में होता है। और सबसे बड़ी बात कि इसके 30 सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा के होते हैं, इसमें राज्यसभा का कोई भी मेंबर शामिल नहीं होता है। ठीक है, राज्यसभा मेंबर डू नॉट पार्टिसिपेट इन दिस कमिटी। ठीक है, राज्यसभा के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें केवल कौन शामिल होता है? लोकसभा के सदस्य। ठीक है, केवल लोकसभा के सदस्य इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, ओनली लोकसभा मेंबर इंक्लूड इन दिस कमिटी। ठीक है, केवल लोकसभा के सदस्य इसमें शामिल होते हैं। क्लियर है, इसमें कोई भी राज्यसभा का मेंबर शामिल नहीं होता है। इसका काम क्या है? तो कल हमने एक आर्टिकल पढ़ा था, आर्टिकल 113 प्राक्कलन विधेयक के बारे में, एस्टीमेट बिल के बारे में। ठीक उस प्रकार से ये प्राक्कलन समिति ये क्या करती है? आकलित करती है ना, खर्चों का आकलन करती है। ठीक है, अब जैसे आप आए हैं पटना पढ़ने के लिए है ना, सब लोग तो कहीं ना कहीं बिहार किसी न किसी जिले से आए होंगे है ना। तो जब ये प्रोग्राम बना होगा घर में कि हमको जा करके पटना में पढ़ाई करना है, तो घर में सबसे पहले पिताजी माताजी क्या किए होंगे? आकलन किए होंगे, एस्टीमेट बनाए होंगे कि अच्छा भाई हम इनको भेजेंगे पटना पढ़ने के लिए तो कितना खर्चा आएगा, और हमारे पास उतना बजट है कि नहीं है ना, कि हम इनको भेज करके वहां पे पढ़ा पाए। ठीक है, तो वो अपना बजट देखते हैं, उसके हिसाब से क्या पहले वो अपना प्राक्कलन करते हैं, आकलन करते हैं ना, एस्टीमेट बनाते हैं कि अच्छा इंस्टीट्यूशन फी क्या होगा, इसके अलावे रहने खाने पीने और अलावे जो आपके बुक्स हैं उनके क्या कॉस्ट होंगे। तो एक वो आंकड़ा मोटा मोटी लगा लेते हैं कि भाई इतना पैसा हमको देना पड़ेगा अपने बच्चे को। ठीक है, और उसके हिसाब से जब वो आकलन लगा लेते हैं तब क्या करते हैं? तब बजट अपना देखते हैं कि उनके पास उतना सेविंग है, उससे हो जाएगा, या फिर उनको कर्ज लेना पड़ेगा, या लोन लेना पड़ेगा है ना, या फिर कोई प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी है ना। ऐसा होता है ना, सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार के अंदर में विद्यार्थियों को, बच्चों को पढ़ाने के लिए पेरेंट्स को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि एक सत्य बात है कि वर्तमान समय में जो शिक्षा व्यवस्था है वो आसान नहीं है और सस्ता नहीं है ना।
और जो सस्ता है वहां की स्थिति आप समझ सकते हैं कि कैसा है ना। तो ये ट्रुथ है कि आपको किसी भी तरीके से जो है वो एक्सपेंडिचर्स तो करने पड़ेंगे, खर्चे तो करने पड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में, और अब क्या है कि माता पिता भी चाहते हैं कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए बच्चा पढ़ ले कम से कम, है ना, क्योंकि पढ़ लेगा तो भविष्य में बेहतर कर पाएगा, है ना। और देखिए पढ़ाई लिखाई एक ऐसा चीज है कि मतलब अगर होता ना कि भाई बिजनेसमैन की भाई मैक्सिमम प्रॉफिट कहां से कमाए, तो मैक्सिमम प्रॉफिट अगर देने वाला कोई चीज है तो वह है पढ़ाई। मैक्सिमम प्रॉफिट आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं, आप 20,000, 30,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख लगा के पढ़िएगा मान लीजिए, है ना, अगर जॉब हो जाएगा तो कितना का रिटर्न बैक मिलेगा। इसके अलावे मतलब वो तो छोड़ ही दीजिए, है ना, कि रिटर्न बैक पेमेंट आपका क्या होगा नहीं होगा, है ना। एक जो परंपरा विकसित हो गई हमारे यहाँ डाउरीज की परंपरा, है कि नहीं, तो हमको लगता है कि जितना आप खर्चा करिएगा वो सब तो वहीं पर मिल जाएगा आपको, है कि नहीं। अब इसका मतलब ही नहीं कि मैं इस चीज को बढ़ावा देने की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, ये बिल्कुल मत समझेंगे। बस मैं इतना समझाने का कोशिश कर रहा हूं कि भाई किसी भी तरीके से पढ़ लीजिए, मोटिवेशन का रास्ता चाहे जो भी हो, है ना। मतलब अब जैसे कि गांधी को जब आप पढ़ेंगे हिस्ट्री में, तो गांधी कहते हैं कि साध्य की पवित्रता के साथ साथ साधन की पवित्रता जरूरी है ना। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई लक्ष्य आप प्राप्त करना चाहते हैं तो लक्ष्य प्राप्त करने का तरीका भी आपका अच्छा होना चाहिए। अगर लक्ष्य अच्छा है तो तरीका भी अच्छा होना चाहिए, है ना। ये गांधी का अपना आइडियोलॉजी था, ठीक है, कि वो साध्य और साधन दोनों की पवित्रता पर बल देते थे। लेकिन वर्तमान समय में क्या है कि आदमी साध्य की पवित्रता को ध्यान रखता है, यानी कि लक्ष्य जो है वो ठीक है, बाकी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए लोग कोई भी रास्ता अख्तियार करता है ना। तो कोई भी रास्ता अख्तियार करने का मतलब कि गलत रास्ता अख्तियार नहीं करना है ना, वो सेटिंग वेटिंग वाला रास्ता अख्तियार नहीं करना है ना। कौन सा रास्ता अख्तियार करना है, तो वहां पर आप मेहनत का रास्ता अख्तियार कीजिए। और मोटिवेशन अगर इससे मिलता हो कि भाई जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा उस दिन आपका मार्केट प्राइस बढ़ जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, वो लीजिए, है ना। वहां से सोचिए कि भाई कोई बात नहीं। अच्छा अभी अगर हो सकता है, बहुत बार क्या होता है आप देखते होंगे कि मतलब मैं ऐसा देखता हूं कि मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उसमें लड़के लड़कियां दोनों ही शामिल है ना, कि क्या होता है कि अगर उनको अपने लिए कुछ मतलब पर्सनल नीड्स है, उसके लिए कुछ शॉपिंग करने हो तो वो बेहिचक खर्च करते हैं ना, और उसमें वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन जब पढ़ाई लिखाई का मामला होता है, जब बुक्स के मामले होते हैं, तो वो सोचते हैं कि इसके लिए माता पिता जो है वो खर्च करे और वो स्पेशल इसके लिए हमें दे, है ना। वो अपने सेविंग्स को इस पे खर्चा नहीं करना चाहते हैं, सेविंग्स दूसरी चीजों पर खर्चा करते हैं, है ना। सेविंग्स कर लिए तो उसको है कि भाई चलो उसके लिए मतलब कहीं शॉपिंग कर लेंगे, कहीं पार्टी कर लेंगे, है ना, कहीं गिफ्ट ले लेंगे, कहीं गिफ्ट दे देंगे, है ना। इस तरह की चीजें चलती हैं, है ना। सेविंग इसलिए होता है, सेविंग इसलिए नहीं होता है कि नहीं ठीक है कभी आवश्यकता पड़ी तो कोई अच्छा बुक खरीद लेंगे, है ना, कभी अच्छा कुछ मटेरियल ले लेंगे, है ना, कुछ अच्छा न्यूज़पेपर ले लेंगे। सेविंग उसके लिए होनी चाहिए एक्चुअल में, क्योंकि वो जो होगा वो आपके लिए क्या होगा, प्रोडक्टिव होगा और वो कैपिटल जनरेट करेगा, है ना, पूंजी निर्माण करेगा, है ना। इकोनॉमी का जो एक्सपेंडिचर होता है, जो मैं बराबर आपको कहता हूं, दो तरह का एक्सपेंडिचर होता है, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो सरकार या जितने अर्थशास्त्री हैं वो सब कहते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाया जाना चाहिए, है ना, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम किया जाना चाहिए, है ना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर किसी भी अर्थव्यवस्था में ज्यादा हो रहा है और कैपिटल एक्सपेंडिचर कम हो रहा है तो उस अर्थव्यवस्था को भिखारी बनने में टाइम नहीं लगेगा, वो इकोनॉमी एकदम खराब हो जाएगी, है ना। तो इसलिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो होता है कि आप अपने आप को संसाधन बनाने के लिए खर्चा कर, जैसे कि आपने कोई अच्छी बुक खरीदी, आपने उसको पढ़ा तो क्या हुआ, आपका नॉलेज बढ़ गया, तो आप क्या हो गए, आप एक रिसोर्स हैं। इकोनॉमी में आपको एक संसाधन माना जाता है। भारत की अविकसित या विकासशील अर्थव्यवस्था के का सबसे बड़ा रीजन माना जाता है, वो माना जाता है घटिया किस्म का मानव संसाधन। जो ह्यूमन रिसोर्स है हमारा वो बहुत खराब है ना। और जब तक ह्यूमन रिसोर्स को हम अपलिफ्ट नहीं करेंगे, जब तक ह्यूमन रिसोर्स को हम ताकतवर नहीं बनाएंगे, तब तक हमारी इकोनॉमी जो है वो डेवलप्ड नहीं हो पाएगी, है ना। और ये हम स्वयं ही बना सकते हैं या सरकार इसके लिए इनिशिएटिव्स ले सकती है, ठीक है। तो कम से कम हम खुद के स्तर पर ऐसा प्रयास करते रहें कि हम अपने ऊपर काम करें, है ना। अपने आप को हम कितना बेहतरीन बना सकते हैं, और अपने आप को बेहतरीन बनाने का सबसे अच्छा माध्यम है बुक्स, किताब, है ना। कि आप किताबों को पढ़ें, अपने सिलेबस के, अभी जो भी आपकी पढ़ाई हो रही है उसको ठीक से पढ़ें। आप 500 रुपये 1000 की किताबें खरीदेंगे, है ना, 1 लाख 1.5 लाख रुपये आप खर्च करेंगे अपने स्टडी पर, लेकिन आजीवन वो आपको जिलाएगा, आपको खिलाएगा और पिलाएगा,
ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट है? ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है जो इतना लाभ आपको देता हो। तो इतना लाभ है इस इन्वेस्टमेंट में, इस निवेश में। इसलिए पढ़ाई लिखाई से कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, पढ़ाई लिखाई से के लिए जो है सो किसी प्रकार का कोई ये नहीं है ना। तो इसलिए क्या होता है, एक एस्टिमेट बनता है ना। तो आप देखते होंगे कि जिन माता पिता के पास, बेचारों के पास संसाधन नहीं भी है, वो भी कहीं से भी कर्जा लेकर के प्रयास करते हैं कि हमारा लड़का या लड़की जो है सो पढ़ ले, है ना। क्योंकि जब पढ़ लेगा तो वो एक संसाधन बन जाएगा, एक रिसोर्स बन जाएगा, और फिर हम जितना कर्जा लिए उसको तो सूद और ब्याज के साथ लौटा देगा, है ना। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसलिए क्या होता है, एस्टिमेट बनता है ना। और एस्टिमेट बन करके ही वो होता है कि भाई हमको इतना खर्चा करना है, तो उस खर्चे के लिए पैसा का प्रबंध किया जाता है। तो प्राक्कलन समिति भी क्या करती है, तो एस्टिमेट बनाती है ना। इसका काम क्या है, तो एस्टिमेट बनाना, है ना, आकलन करना। लिख लेंगे, ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या है, तो एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर, खर्च का आकलन, ठीक है, खर्च का आकलन, एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है, खर्च का आकलन कि खर्च कितना होगा वो सब, ठीक है। इसका जो अध्यक्ष होता है ना, मतलब कि प्राक्कलन समिति का जो अध्यक्ष होता है वो सत्ता पार्टी से होता है, ठीक है। अध्यक्ष कहां से होता है, सत्ता पार्टी से, यानी कि रूलिंग पार्टी से, ठीक है। जो शासन कर रही है पार्टी, उस पार्टी से, रूलिंग पार्टी से ये होता है, ठीक है। अध्यक्ष सत्ता पार्टी से होता है, ठीक है, रूलिंग पार्टी से, ओके। तो इसका काम है अपना आकलन बनाना, ठीक है। और अध्यक्ष सत्ता पार्टी से होता है, और इसका अध्यक्ष को नियुक्त कौन करता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर। तो कहां का प्रिजाइडिंग ऑफिसर करेगा जी, लोकसभा का, क्योंकि लोकसभा के ही सारे मेंबर इसमें शामिल होते हैं, राज्यसभा के तो कोई होता नहीं है। तो यहां पे ये चीज होता है, ठीक है। तो ये प्राक्कलन समिति संसदीय समिति की अस्थायी समितियों में सबसे बड़ी समिति है। इसमें 30 सदस्य शामिल होते हैं, 30 के 30 लोकसभा के होते हैं। इसका काम है खर्चों का आकलन करना। इसका अध्यक्ष सत्ता पार्टी से होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत? तो इस चीज को यहां पे आपको ध्यान रखना है कि ये प्राक्कलन समिति, एस्टिमेट कमेटी का यही काम है। ओके, क्लियर है, कोई दिक्कत? प्रोसीड। नेक्स्ट आइए, लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमिटी। लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमिटी। लोक लेखा समिति, अब देखिए जो लोक लेखा समिति है, ये लोक लेखा समिति क्या करती है, तो इसका काम है, ये तो आकलन बना दिया खर्चा के लिए, और खर्चा का जांच करती है। लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमिटी जो है, ऑब्जेक्टिव लिख लेंगे, उसका उद्देश्य क्या होता है, खर्चों की जांच करना, है ना। इन्वेस्टिगेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, खर्चों की जांच करना, ठीक है, कि जो खर्चा हो रहा है वो ठीक खर्चा है कि नहीं, है ना, खर्चों की जांच करना, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है, खर्चों की जांच करना, ठीक है। अब ये इन्होंने आकलन बना दिया, है ना, और उसके हिसाब से इनको पैसा मिल गया। अब पैसा मिल गया तो अब पैसा खर्चा होगा, तो जब पैसा खर्चा होता है तो उसकी जांच करती है लोक लेखा समिति, ठीक है। पब्लिक अकाउंट कमेटी का काम है जांच करना। मतलब ये बात ठीक इसी प्रकार से है कि पिताजी ने आकलन कर लिया, है ना, पैसा आपको दे भी दिया, अब आप आकर के पटना में अपना पैसा खर्चा कर रहे हैं। कुछ पैसा आप इंस्टीट्यूशन में दे रहे हैं, कुछ पैसा आप अपनी जो निजी जरूरतों पे खर्चा कर रहे हैं, और कुछ पैसा आप अलग जगह पे खर्चा कर रहे हैं ना। अब ये अलग जगह सब लोग का अपना अपना होता है, ठीक है। अब अलग जगह का मतलब केवल दूसरे जगह नहीं होता है भाई, है ना। अलग जगह मतलब बहुत सारा आदमी सब पैसा लगाता है अपना, वो क्या बोलते उसको, शेयर मार्केट में भी, है ना। अब तो फोन पे भी लगाने का सर्विस हो गया है ना, तो उसमें भी लोग लगाते हैं, है ना। उससे भी बजट हो जाता है, उससे भी सेविंग्स हो जाते हैं, ठीक है, और कुछ आमदनी भी हो जाती है ना। लेकिन ये वैसे लोग करते हैं जो बुद्धिमान लोग होते हैं ना। ये तो बाकी लोग क्या करते हैं जी, अपने आप को खराब कर लेते हैं ना। अलग जगह पे पैसा खर्च करने से क्या दिक्कत होता है ना, रतन टाटा जो है,
है ना। उन्होंने कहा कि भाई अगर आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर आपका ज़्यादा है ना, मतलब कि आप जो है सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर राजस्व व्यय जो है ये अगर आपका ज़्यादा है ना, तो आपको आपकी इकोनॉमी को ख़राब होने में टाइम नहीं लगेगा ना, आपको भिखारी बनते टाइम नहीं लगेगा, है ना। अगर आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होता है, डेली वेज के खर्चे, है ना, रोज के जो खर्चे हैं आपके वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है जो रोज नहीं होता है, कभी कभी होता है, लेकिन उससे कुछ ना कुछ कैपिटल जनरेट होता है ना, कुछ ना कुछ पूंजी का निर्माण होता है और उस पूंजी से भविष्य में आपको काफ़ी लाभ होता है ना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब खाना पीना, है ना, घूमना, है ना, ये सब चीज़ पे जो आप खर्चा कर रहे हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन अब क्या है, इन खर्चों को बंद कर दे, बंद तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये खर्चे कंपल्सिव काइंड के खर्चे हैं, है ना, अनिवार्य है, करना ही पड़ेगा, बिना खाए कोई कैसा रह सकता है ना। तो कंपल्सिव काइंड का खर्चा, ये तो खर्चा करना ही है आपको, लेकिन अब उतने खर्चा कीजिए जितना की आवश्यकता है ना, खाने पर जो जिसमें आपको पौष्टिक आहार मिल जाए, आप स्वस्थ रहें, उतना खर्चा आप कीजिए, है ना। लेकिन आप अगर एक्स्ट्रा कर रहे हैं, उसके अलावे कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके सेविंग्स पर नेगेटिव इंपैक्ट डालता है और फिर आप जो है सो आपके पास सेविंग ही नहीं रहेगा, तो आप कैपिटल खड़ा कैसे करिएगा। कैपिटल खड़ा करने के लिए आपके पास सेविंग्स होने चाहिए और वो आपको रेवेन्यू पे जब खर्चा कम करेंगे तभी जाकर के आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है सो बढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आपको पैसा मिल गया तो फिर अब क्या होता है, एक जांच एजेंसी आ जाती है गांव से, घर से, है ना, या तो पिताजी स्वयं आ जाएंगे या किसी को भेज देंगे कि भाई जाओ देखो इसको जो पैसा दिए हैं, इस पैसा का ही सही से खर्चा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसमें भी पिताजी अगर खुद नहीं आ रहे हैं तो उसको नहीं भेजेंगे जो आपका परम मित्र है, या माँ को नहीं भेजेंगे। माँ लोग तो जनरली लड़का का या लड़की का गलती सब छिपा लेती है, नहीं छिपा लेती है, माँ तो माँ होती है, माँ सोचती है कि नहीं पिताजी को इन्फॉर्मेशन दे दिए तो उपाय लगा के छोड़ देंगे, है ना, सीधे वो कह देंगे कि भाई अब तुम्हारा बिल बनना बंद, है ना, अब पैसा नहीं जाएगा, अब बैरन वापस आना पड़ेगा। तो माँ डांट उठ करके अपना बेचारी अपने तक रख लेती है बात को। तो उसमें पिताजी क्या करेंगे, ना माँ को भेजेंगे ना स्वयं आएंगे, किसको भेजेंगे, हाँ ऐसा आदमी को भेजेंगे, ऐसा आदमी को भेजेंगे जो आपका धूर विरोधी हो। अगर आप नॉर्थ पोल हैं तो साउथ पोल हो, है ना, मतलब दोनों में कोई संबंध ही ना हो उस तरीके का। क्योंकि अगर आपका दोस्त को भेज दे तो क्या होगा, आप तो सेटिंग कर लीजिएगा, है ना, कि चल भाई हम जो चाहते हैं वही वाला मैसेज देना, है ना। तो ऐसा आदमी को भेजेंगे जो आपका धूर विरोधी हो, है ना, जो एकदम खोज करके, मतलब जो आप में कमी नहीं हो तब वो कमी खोज देता हो, ऐसा आदमी को भेजेंगे। ठीक उसी प्रकार से लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है विपक्ष के नेता को। अब सोचिए, अब बचेगा 1 रुपया का खर्चा, है ना। जब आपका दुश्मन आ जाएगा आप पर चेक लगने तो वो इग्नोर करेगा, वो तो कहीं से गलती नहीं होगा तब वो गलती खोज के निकालेगा। तो इसलिए ध्यान रहे कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है विपक्ष का नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन, ठीक है, वो कहीं से निकालेगा गलती, है ना, गलती नहीं होगा, विपक्ष का काम यही होता है ना। लेकिन एक्चुअल में डेमोक्रेसी में विपक्ष जनता की आवाज होता है ना। लेकिन अगर विपक्ष अपनी भूमिका का निर्वहन ठीक से न करे तो फिर इससे लोकतंत्र की जो सेहत है वो खराब हो जाती है और सत्ता पक्ष जो है वो डिक्टेटर हो जाता है, वो तनाशाह हो जाता है ना। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष ठीक है। तो अब देखिए लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है, विपक्ष का नेता, है ना। विपक्ष का नेता जो होता है वो इसका, हाँ, तो ये अध्यक्ष होता है इसका, विपक्ष का नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन। और इसमें मेंबर्स कितने होते हैं, 22, है ना, लिख लेंगे टोटल मेंबर्स 22, ठीक है। इसमें 22 सदस्य होते हैं और इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर होते हैं, ठीक है, हाँ 15 और 7, ठीक है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर होते हैं, लोकसभा से 15 और 7 होते हैं राज्यसभा से, टोटल हो जाता है 22, ठीक है। हो गया। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं, ठीक है।
अभी क्या है, तो ये एकदम चेक रहता है ना, चेस खेले होंगे आप लोग, चेस में देखते हैं ना चेक चलता है ना। तो इसमें क्या है कि एकदम ही किसके पीछे पीछे रहता है, प्राक्कलन समिति के पीछे कि अच्छा ये जो खर्चा का आकलन किया है वैसे ही खर्चा हो रहा है या फिर खर्चा उलट पुलट हो रहा है ना। अब जो आदमी जांच करके आया है, आपका पिताजी को रिपोर्ट देगा जा करके, वो आपके साथ रहेगा, खाएगा पिएगा, खूब मित्रवत संबंध रखेगा आपके साथ, तब ना आपके खर्चा का ठीक से देख पाएगा, मूल्यांकन कर पाएगा। एक दो दिन कहेगा कि चलो कोचिंगों चलते हैं तुम्हारे साथ, यहाँ तक आ जाएगा, आप रहिएगा यहाँ, आपने कहेगा कि हम बैठते हैं वहां पर, है ना, वहां पर सब इन्फॉर्मेशन ले लेगा, कितना फीस है नहीं है, आप बताए होंगे कम ज्यादा, वो पता कर लेगा कि कम है यहाँ पर, है ना, बस वो अपना नोट कर लेगा कि ये वाला नोट जा करके पिताजी को समझाना है कि घोटाला चल रहा है ना, आपको बताया गया है इतना, लेकिन इंस्टीट्यूशन में फी लिया जा रहा है इतना, है ना। फिर आप कहीं इधर उधर गए तो जाके आपके मकान मालिक से मिल लेगा, है ना, उससे पूछ लेगा भाई रेंट कितना ले रहे हैं आजकल आप, है ना, वो बता दिया इतना और मालूम चला कि आप बता रहे हैं इतना, है ना, उसमें भी गैप है, वो भी नोट कर लेगा कि अच्छा ये तो फी, कोचिंग वाला फी वहाँ भी डंडा मार रहा है और रेंट में भी डंडा मार रहा है, इसका मतलब ये जो बचना वाला पैसा ये खर्चा कहाँ कर रहा है भाई, है ना, वो पता लगा लेगा 2-3 दिन आपके साथ घूम करके, है ना, आपको लगेगा कि तो आपके साथ घूम रहा है ना, और आप अपने हिसाब से ही सब कुछ उसको बता दीजिएगा, वो सब नोट कर लेगा और आपको कुछ नहीं कहेगा, आपको कुछ नहीं कहेगा, ना ही आपसे कुछ ही करेगा, बस सब करेगा और जा करके सीधे रिपोर्ट सबमिट कर देगा पिताजी को, है ना। ठीक उसी प्रकार से ये कमेटी क्या करेगी, जांच करेगी कि देखेगी कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है, और ये जांच करके क्या करेगी, अपना रिपोर्ट पीठासीन अधिकारी जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसके सामने रख देगी, ठीक है। बेसिकली इसमें होता क्या है कि जो लोक लेखा समिति है ना, ये अपने ये काम नहीं करती है, इसके लिए एक पोस्ट है जो आगे पढ़ाएंगे आपको, आर्टिकल 148 से 151 के बीच में, वो है कैग, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। तो कैग जो है वो एक्चुअल में जांच करता है, ठीक है। जैसे कि अब वही हो गया ना कि लोक लेखा समिति हो गए पिताजी, वो खुदे नहीं आएंगे, वो किसी को भेज देंगे कि जाओ भाई तुम जांच करो, है ना, और वो जांच करके जाके उनको रिपोर्ट दे देगा। तो यह कैग क्या करेगा, कैग यहाँ पे आया, कैग जांच कर लिया, रिपोर्ट ही दे देगा राष्ट्रपति को, लीजिए सर ये हो गया, हम जांच कर लिए, ठीक है, और राष्ट्रपति महोदय उसको लिखवा देंगे सदन में, और वहीं पर ही अब क्या करेगा, लोक लेखा समिति की रिपोर्ट को पढ़ेगा, देखेगा, कैग की रिपोर्ट को देखेगा, है ना, कैग की रिपोर्ट की जांच करेगा, ठीक है। तो ये चीज भी वहां पे ये लिख लेंगे, है ना, क्या करेगा, कैग की रिपोर्ट की जांच करेगा, ठीक है, इन्वेस्टिगेट ऑफ कैग रिपोर्ट, ठीक है, कैग की रिपोर्ट की जांच करेगा, ओके, ठीक है, कैग की रिपोर्ट की जांच करेगा, ओके। और चूंकि विपक्ष का नेता है तो कहीं से खोज कर निकालेगा, और आप देखेंगे कि अभी तक के देश में जितने भी आपको भ्रष्टाचार उजागर हुए हैं वो सब कैग ने किया, मतलब कैग ने बताया, फिर वो लोक लेखा समिति ने उसको देखा है और देन वो भ्रष्टाचार और वो जो स्कैम है वो दुनिया के सामने या भारत के जनता के सामने आया है, ठीक है। तो इस चीज को यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ओके। उसके बाद इसको कहते हैं ट्विंस सिस्टर ऑफ एस्टिमेट कमिटी, है ना, प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन, प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन, ट्विंस सिस्टर ऑफ एस्टिमेट कमिटी, प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन, ठीक है। अब देखिए, अब भाई ट्विंस खाली सिस्टर होती है जी, लड़की लोग ट्विंस होती है, ट्विंस तो लड़का भी होता है, लेकिन यहां पर कहा गया कि ट्विंस सिस्टर ऑफ एस्टिमेट कमिटी, है ना, कि भाई ये प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन है। तो ट्विंस बॉयज ना कह के ट्विंस गर्ल्स को क्यों इंगित किया जा रहा है, अच्छा समिति स्त्रीलिंग इसलिए, ठीक, इधर अजीब बात है, इधर उधर कर रही हैं, क्या इधर उधर कर रही हैं भाई, अपना काम कर रही हैं, इधर उधर का क्या कर रही भाई, लोक लेखा समिति इधर उधर क्या कर रहा है, वो तो अपना काम ही ना कर रहा है, इधर उधर कौन सा काम है उसका, इधर उधर इसमें कौन सा काम आपको दिख रहा है जो इधर भी कर रहा उधर भी कर रहा है, बोलिए। ये प्रॉपरली जो है एस्टिमेट कमिटी पर नजर रखता है, कौन,
लोक लेखा समिति। आप देखेंगे कि एक घर में दो गो भाई रह रहा है और साथ में दो गो बहनें रह रही हैं, ठीक है ना, मतलब दो भाई दो बहन है, ठीक है। तो भाई अगर कहीं आ रहा है जा रहा है ना, तो भाई को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, उतना नजर नहीं रखता है, ठीक है। भाई कैसे गया और कैसे आया, दूसरा भाई को खबर रहता है इस चीज का, नहीं रहता, इतना ध्यान नहीं देता है। लेकिन जो बहन है वो अपने बहने पर चेक रहती है ना, वो एकदम ध्यान देती है, अच्छा अभी दीदी गई है मार्केट, है ना, चाहे बड़ी है चाहे छोटी जो भी है, गई है मार्केट, है ना, आई है, वो एकदम गौर करेगी, जब जैसन गई है वैसन आई है कि नहीं, आगे कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई जाते वक्त हेयर स्टाइल कुछ और था, आते वक्त हेयर स्टाइल कुछ और है। इतना ऑब्जर्वेशन लड़कों का नहीं होता है, होता है क्या? नहीं होता है, इतना हो ही नहीं सकता है ना। लेकिन लड़कियां ये ऑब्जर्व करती हैं, इसलिए संसदीय निर्माताओं ने भी, संविधान बनाने वाले लोगों ने भी कहा कि भाई इसको ट्विंस बॉयज करना ठीक नहीं है, इसको ट्विंस सिस्टर कहें तो ठीक है, ये फिट बैठेगा इसके काम पर। क्योंकि क्या करता है लोक लेखा समिति, ये ध्यान रखता है प्राकलन समिति का, है ना, कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कहां पे खर्च करता नहीं कर रहा है ना, वो सब ध्यान रखता है। ठीक उसी प्रकार से एक बहन जो होती है वो अपने दूसरी बहन पर एकदम चेक रहती है ना, एकदम। देखिए और सारा सीक्रेटो जानती है ना। आप देखिएगा भाई भाई का सीक्रेट नहीं जानता है, बतेबे नहीं करता कि पिटा उटा जाएगा, नहीं। मान लीजिए छोटा भाई है चाहे बड़ा भाई है, कोई हो, बड़ा भाई तो ऐसे नहीं अपना सीक्रेट छोटा को बताएगा कि रूल नहीं कर पाएगा छोटा वाला पर, है ना, कि भाई अगर मान लीजिए कुछ खुदे कुछ गलत सलत किए हुए है और जा करके छोटका को बता देगा तो उसका बात मानेगा छोटा वाला? नहीं मानेगा। इस चक्कर में वो कभी उसको अपना सीक्रेट नहीं बताएगा। और छोटा वाला तो बेचारा चाहिए कि नहीं बताएगा, कि बताएगा तो कुटाई हो जाएगा। बड़ा भाई है तुरंत धर के लगेगा पीटने। बहनों में एक अंडरस्टैंडिंग होती है ना, एक समझदारी होती है ना, वहां पे पता है कि भाई पीटा पीटी वाला नौबत नहीं आएगा, है ना। अगर बात हो गई तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चीजें ठीक तरीके से चल जाएंगी, है ना। तो इस वजह से भी जो है आप देखेंगे कि वहां पर उनको अपना सारा सीक्रेट्स पता रहता है ना, जितने सीक्रेट्स हैं बहनों का पता रहता है कि नहीं रहता है जी? रहता है ना, रहता है, एकदम ट्रुथ बात है ना, ये एकदम चिरंतन संत यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। लेकिन लड़कों का भाई भाई का नहीं पता रहता है ना। हाँ, लड़कों में दोस्त अगर है तो दोस्त को मालूम रहेगा, फ्रेंड्स को, फ्रेंड तो सब जानता है ना, उसको मालूम रहेगा। लेकिन भाई को कभी भी मालूम नहीं चलना चाहिए, हाँ चलना ही नहीं चाहिए, एकदम एकदम भाई को कहियो मालूम नहीं चलने देगा। तो इसी वजह से इस पर जो फिट बैठता है वो फिट ही बैठता है कि प्राकलन समिति जो कि लोक लेखा समिति जो है सो जुड़वा बहन है, क्योंकि लोक लेखा समिति प्राकलन समिति पर बराबर से पैनी नजर रखे रहती है ना, कि भाई क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, कहां पे खर्चा किया है नहीं किया, ठीक है। और उसके हिसाब से फिर वो भ्रष्टाचार को उजागर करता है और भ्रष्टाचार सामने आता है। क्लियर है? और ये लोक लेखा समिति जो है वो सबसे पुरानी संसदीय समिति है ना, ओल्डेस्ट पार्लियामेंट्री कमेटी। से पुरानी संसदीय समिति है, ठीक है, सबसे पुरानी संसदीय समिति। ओके, ये क्या है? सबसे पुरानी संसदीय समिति है, ठीक है। तो समझ रहे लोक लेखा समिति का काम ये क्या करती है? तो खर्चों की जांच करती है, ठीक है। और बेसिकली जो कैग जो रिपोर्ट सबमिट करता है उसी के रिपोर्ट को ये देखती है। 22 सदस्य इसमें होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा के, 7 राज्यसभा के, ठीक है। और इनकी भी जो नियुक्ति होती है वो लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है, ठीक है। इसका अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है, ठीक है। और भ्रष्टाचार का उजागर जो होता है वो इन्हीं के माध्यम से होता है, ठीक है। क्योंकि विपक्ष का नेता है तो कहीं से भी खोजेगा कि सरकार की कोई भी गलती, कोई भी कमी गलती से भी दिख जाए जिसपे कि सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा सके, ठीक है। तो इसलिए यहां पर यह चीज होती है। नहीं, कैग इसका मेंबर नहीं, कैग एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ठीक है। कैग अलग से पढ़ेंगे, आर्टिकल 148 में सुप्रीम कोर्ट के बाद आएगा कैग, ठीक है। तो कैग एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है ना। वो जनरली उस पद पे आईएएस ऑफिसर, जो सीनियर आईएएस ऑफिसर्स होते हैं उनको बिठाया जाता है और वो लोग इसकी जांच करते हैं, ठीक है। क्लियर है? चलिए, इसके बाद एक समिति है सार्वजनिक उपक्रम समिति, पब्लिक सेक्टर कमिटी।
ठीक है। सार्वजनिक उपक्रम समिति, देखिए सार्वजनिक उपक्रम समिति जो है, यानी कि जो पब्लिक ये पीएसयू जो है, पब्लिक सेक्टर कमिटीज, ये सरकारी कंपनियों से संबंधित है ना। जितनी भी पीएसयू हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी कि सरकार की जो सरकारी कंपनियां हैं, गेल, भेल, सेल, ओएनजीसी, है ना, ये सारी जो कंपनियां हैं वो सारी कंपनियां पीएसयू कहलाती हैं। जिस कंपनी का मालिक सरकार है, जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट सरकार का है, वो सबका मालिक सरकार होती है और उसको बोलते हैं पीएसयू। और कभी कभी आप देखते हो जैसे कि प्राइवेटाइजेशन का बात हो रहा है ना, तो जो आप इकोनॉमी में पढ़े होंगे कि क्या होता है कि जो कंपनी है तो उस कंपनी में 100% मान लीजिए कि जिसका अधिकार है वो उसका मालिक है ना। लेकिन फिर क्या होता है कि एक कंसेप्ट है इकोनॉमी में जिसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, है ना, जिसको बोलते हैं विनिवेश। ठीक है, तो एक होता है इन्वेस्टमेंट, है ना, और एक होता है डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है कि से मान लीजिए कि हमने एक घर बनाया, ठीक है, और डिसइन्वेस्टमेंट कोई गलत या इकोनॉमी में कोई निगेटिव कंसेप्ट नहीं है, लेकिन बहुत बार इसको निगेटिव तरीके से पेश किया जाता है, रखने का प्रयास। मान लीजिए कि हम एक घर बनाए, ठीक है, इस घर के मालिक हम हैं, ठीक है, और इसमें हमने जो है सो मतलब 3-4 जो है सो वो लेयर्स बना दिया ना, मतलब 1 तल्ला 2 तल्ला, है ना, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ये हमने बना दिए। ठीक है, अब इसके मालिक एक व्यक्ति है, ठीक है ना, अब ये इसका मालिक है। अब क्या है कि इससे इसकी आमदनी हो रही है और ठीक ठाक चीजें चल रही हैं, लेकिन फिर अब ये क्या सोचता है कि भाई मैं क्या करता हूं कि इसका 2 मंजिल जो है इसको मैं बेच देता हूं, है ना, इसको मैं किसी बी नाम के व्यक्ति से मैंने बेच दिया। ठीक है, तो जब मैंने बेच दिया तो अब क्या हो गया कि 4 फ्लोर बना था, 2 फ्लोर मैंने किसी को बेच दिया, है ना, तो अब 2 फ्लोर का मालिक कोई और हो गया, आज 2 फ्लोर मेरे पास रह गया। तो जो 2 फ्लोर हम बेचे हैं तो इससे हमको पैसा मिला होगा ना जी, फ्री में तो दिए नहीं होंगे कोई को, है ना, फ्री में नहीं दिया जाएगा जी, फ्री में अगर कोई देगा तो पागल आदमी है। तो फ्री में दे रहा है तो कोई अन्य प्रसंग का मामला है कि नहीं है। फ्री में अगर दे रहा है देखिए तो वो अन्य प्रसंग का ही मामला हो सकता है, क्योंकि आज अर्थ का युग है, अर्थ के युग में क्या है जी, सबको अर्थ चाहिए, सबको पैसा चाहिए, है ना, तो वो इंपॉर्टेंट है। तो इकोनॉमी के अंतर्गत अगर ये दे रहे हैं तो उसके लिए पैसा मिलेगा, तो जब पैसा मिलेगा तो क्या कर सकते हैं, उस पैसा से एक और अलग बिल्डिंग खड़ा कर सकते हैं ना जी, 4 मंजिला, है कि नहीं। तो एक तो है कि आपके पास रिसोर्सेज इनकम आ रहा है केवल एक इस बिल्डिंग से, है ना, लेकिन जब आपने इसको बेच दिया तो आप एक और नई प्रॉपर्टी खड़ा कर पाएंगे ना, क्योंकि आपको यहां से और ज्यादा पैसा आ गया, तो आप एक प्रॉपर्टी खड़ा कर दिए। अब फिर आप इसके भी मालिक हो गए, उसमें भी 2 तल्ले के तो मालिक आप हैं, इसमें पूरा बिल्डिंग के मालिक हो गए, है कि नहीं। फिर आपको लगता है कि आप अपने प्रॉपर्टी को और बढ़ाना चाहे तो इसमें से और 2 तल्ला बेच दीजिए, इसमें से बेच दीजिए, है ना, और एक और बना दीजिए। इससे क्या होगा, डिसइन्वेस्टमेंट से सरकार को पैसा मिलता है, और सरकार कहती है कि इसी को हिंदी में कहते हैं विनिवेश, और इसी में कहा जाता है कि भाई सरकार जो है सो प्राइवेटाइजेशन कर रही है ना, प्राइवेट कंपनी को अपने यहां बुला रही है। तो देखिए प्राइवेटाइजेशन कब होता है, निजीकरण कब होता है, प्राइवेटाइजेशन तो तब होता है जब इकोनॉमी का रूल है कि अगर कोई प्रॉपर्टी है, कोई संस्था है, कोई कंपनी है, वो उसमें 100% की हिस्सेदारी मेरी है, इसका मतलब कि हम उसके मालिक हैं। ठीक है, और इसके अलावा क्या है कि 51% जब हम डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो डिसइन्वेस्टमेंट, अब ये मान लीजिए हमने इसमें क्या किया, डिसइन्वेस्टमेंट किया, तो डिसइन्वेस्टमेंट करे तो थोड़ी ना ये वाला आदमी इसका मालिक हो गया, मालिक केवल 2 ही फ्लोर का हुआ ना, बाकी पे तो हम ऊपर बैठले हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए 30% का हमने डिसइन्वेस्टमेंट किया तो मालिक कौन होगा, अगर ए मालिक है और उसने 30% बेच दिया तो मालिक कौन है, ए ही है, यही मालिक रहेगा। यानी कि अगर सरकार अपने किसी कंपनी में 30% का शेयर बेच देती है फिर भी सरकार ही मालिक होती है, ठीक है, और सामने से कोई आकर के उस कुछ हिस्से में अपना काम करता है, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए कि और इसमें 10% और बढ़ा दे, 40% कर दे, तो भी मालिक कौन है, यही है। 50% कर दे तब भी मालिक ये है, लेकिन जब वो 51% का शेयर बेच देगा, है ना, तो 51% का शेयर जिसके पास होगा मालिक वो हो जाएगा। तो अब जब कोई भारत की सरकार, मोदी जी पे ये आरोप लगता है कि वो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, तो जब किसी कंपनी का शेयर 51% प्राइवेट हाथ में चला जाता है तो इसका मतलब हुआ कि हो गया उस कंपनी का प्राइवेटाइजेशन। अब वो कंपनी चल गई प्राइवेट हाथ में, सरकार इन्वेस्टर के तौर पे है, उसमें निवेशक के तौर पे है,
लेकिन उसने मालिकाना हक किसी और को दे दिया, ठीक है, अगर वो 51% का हिस्सा बेच देती है तो, ठीक है। तो इस प्रकार की जो सरकारी कंपनियां हैं, उन सरकारी कंपनियों के संबंध में ही जो है वो काम करता है कौन? तो सरकारी कंपनियों के संबंध में ही काम करता है सार्वजनिक उपक्रम समिति, ठीक है। तो ये कंपनियों की जांच करता है ना, कंपनियों के में इन्वेस्टमेंट को देखता है, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? कंपनियों की जांच करना, उनके हेल्थ को ठीक करने का काम इसका होता है, पब्लिक अकाउंट जो है सो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का, ठीक है, या पब्लिक सेक्टर कमिटी का। इस कमिटी में जो है, इसमें भी टोटल 22 मेंबर होते हैं, ठीक है। इसमें भी टोटल मेंबर्स कितने होते हैं? 22, ठीक है। इसमें क्या होता है कि राज्यसभा से 7 और लोकसभा से 15, मतलब कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों के मेंबर इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। राज्यसभा लोकसभा दोनों के मेंबर इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। राज्यसभा से 7 हैं, लोकसभा से 15 हैं, टोटल 22 हो जाते हैं, ठीक है। और इसका अध्यक्ष सत्ता पार्टी से होता है, इसका जो अध्यक्ष होता है वो सत्ता पार्टी से होता है, ठीक है। हो गया? अध्यक्ष कौन होता है? सत्ता पार्टी से, है ना, रूलिंग पार्टी से जो है सो इसका अध्यक्ष होता है। काम इसका कंपनियों की सेहत का ख्याल रखना, कंपनियों के संबंध में जो है सो इसके निर्णय होते हैं और तमाम चीजें इसमें की जाती हैं। क्या हुआ? जाइए जाइए जाइए, आप ऑफिस में जाइए, वहां जाके थोड़ा रिलैक्स करिए। क्या गर्मी लग रही है आपको? हैं? सफोकेशन हो रहा है? एक आदमी कोई जाइए इनके साथ, इनको बिठा दीजिए वहां पे, थोड़ा पहले रिलैक्स कर लीजिएगा आप ऑफिस में, ठीक है। एक आदमी उनको लेके जाइए ऑफिस में, तो बाबू कोई ऑफिस में बिठा दीजिएगा, वहां पे थोड़ा लोग देख लेंगे, ठीक है। इधर से ही जाइए, इधर से जाइए, इधर जाइए, इधर से जाके यहाँ से निकल जाइएगा, जाइए ना, जाइए, क्या तबीयत खराब है, यहाँ से जाइए, यहाँ से निकल जाइएगा और इधर से उधर फिर धूप क्रॉस करना पड़ेगा ना, यहाँ से निकल के ये वाला दरवाजा से अरे ये सब क्या
मतलब अब कोरोना के मार से निकले थे बेचारे, तो वो जगह ही ऐसा था कि मुझे पसंद ही नहीं आया कि भाई उस जगह पे नहीं जा सकते हैं। और 10 दिन 15 दिन गया, लोग आए, लेकिन जब मैं जाना बंद कर दिया तो विद्यार्थी भी धीरे धीरे आने बंद कर दिए, और फिर वो भी बेचारे बंद करके और फिर फॉरेन निकल गए अपने यात्रा पे, है ना, और फिर बाहर में भी अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, और मैं ये इसलिए चर्चा कर रहा हूँ कि उसमें भी ऐसा होता था कि कभी कभी ये मतलब मेरे साथ ऐसा होता कि मतलब कोई ना कोई बच्चा को जो है सो गर्मी आ जाता था, है ना, फिट आ जाता था उसको, है ना, कि सर भाई जाओ भाई आराम करो तुम, है ना। ऐसा दो तीन बार ऐसा हुआ है ना। तो हम बोले भाई नहीं भाई, अब मतलब जिनके साथ भी इस तरह की समस्या हो, है ना, तो वो रिलैक्स कर ले पहले, है ना, नहीं तो फिर मामला क्या हो सकता है, गड़बड़ हो सकता है। हेल्थ का तो कोई भरोसा नहीं ना, किसका हेल्थ कब किस प्रकार से रिएक्शन करे। उपक्रम समिति, है ना, तो इसमें जो है वो इस प्रकार से मेंबर्स रहते हैं, मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों के मेंबर्स हैं। इसका काम जो है वो क्या है, तो इस चीज को हाँ, कंपनियों की जांच करना, कंपनियों की का सेहत का ख्याल रखना, कंपनियां ठीक तरीके से वर्क कर रही है नहीं कर रही, इन सभी चीजों को देखना, ये सारा काम जो है सो इसका है। ठीक है, तो इस चीज को आपको यहां पर ध्यान रखना है। ओके, अब देखिए कि यहां पर ये तीनों समितियां हैं, ठीक है, जिसमें से 2 समितियों के अध्यक्ष जो है वो सत्ता पार्टी से हैं और एक के विपक्ष से हैं। ठीक है, जो विपक्ष का नेता ही होता है, लोक लेखा समिति। ठीक है, तो ये समितियां इस प्रकार से यहां पे काम करती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अस्थायी समितियों को अब देखते हैं, है ना, एडहॉक कमिटीज को, अस्थायी समितियां। क्या हुआ जी? है क्या हुआ जी? दिक्कत नहीं ना हो रहा है? तो पीछे ही में एसी है। आइए, आइए देखिए, अस्थायी समितियां भी 2 तरह से होती हैं, है ना। अस्थायी समितियां 2 तरह की होती हैं। ठीक है, आ जाइए। ठीक है, एक होती है प्रवर समिति, ठीक है, और एक होती है, देखिए, प्रवर समिति और प्रवर के साथ ही संयुक्त प्रवर। ठीक है, प्रवर को इंग्लिश में भी प्रवर ही बोलते हैं। ठीक है, प्रवर कमिटी एंड कंबाइंड प्रवर कमिटी। ठीक है, इसके बाद एक हो जाती है संसदीय समिति, और एक होती है संयुक्त संसदीय समिति, कंबाइंड पार्लियामेंट्री कमिटी। ठीक है, पार्लियामेंट्री कमिटी एंड कंबाइंड पार्लियामेंट्री कमिटी। ठीक है, और ये प्रवर समिति और संयुक्त प्रवर, ये दोनों ही अस्थायी समितियां हैं, लेकिन दोनों के अलग अलग काम होते हैं। अगर प्रवर समिति बन रही है तो अलग काम होगा, और अगर संयुक्त समिति बन रही है तो संसदीय समिति बन रही है तो अलग काम होगा। ठीक है, क्या होता है कि जो प्रवर कमिटियां होती है, नहीं, प्रवर जिसके साथ लगा हुआ है, प्रवर लिखा हुआ है, इसका काम है विधेयकों का जांच करना। ये क्यों बनती हैं? विधेयकों के जांच के लिए, विधेयकों के जांच के लिए।
यानी कि इन्वेस्टिगेशन फॉर बिल्स, ठीक है। दिस कमिटी फॉर्म इन्वेस्टिगेशन फॉर बिल, ठीक है। ये क्या होता है, ये कमिटियां बनती हैं विधेयकों के जांच के लिए, ठीक है। दिस कमिटीज फॉर्म फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ बिल, ठीक है। विधेयकों के जांच के लिए अगर कोई समिति बनती है तो वो प्रवर समिति होगी या संयुक्त प्रवर होगी, ठीक है। अब देखिए, केवल अगर प्रवर समिति लिखा हुआ है तो इसका मतलब हुआ कि वो किसी एक हाउस में बन रहा है, ठीक है। जैसे कि संसद के दो सदन है, लोकसभा, राज्यसभा। तो अगर मान लीजिए कि केवल प्रवर समिति है, तो केवल प्रवर समिति है, इसका मतलब यह हुआ कि उसमें केवल संसद के किसी एक ही सदन के सदस्य हैं। हो सकता है वो राज्यसभा की प्रवर समिति हो या लोकसभा की प्रवर समिति हो, ठीक है। तो केवल अगर प्रवर समिति लिखा हुआ है, इसका मतलब कि लोकसभा में है केवल या फिर राज्यसभा में है। लेकिन अगर ये लिखा हुआ है कि संयुक्त प्रवर समिति, तो संयुक्त प्रवर समिति का मतलब है कि उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर हैं। बताइए समझ में? ठीक है, ओके। अब देखिए कि जो ये प्रवर समिति है केवल, तो ये इसका काम क्या होगा, विधेयकों की जांच के लिए बनेगा ये, है ना। तो इसमें अगर मान लीजिए कि केवल लोकसभा के मेंबर हैं या केवल राज्यसभा के, तो 30 सदस्य होंगे, ठीक है। केवल अगर लोकसभा के होंगे तो टोटल 30 होंगे, या केवल राज्यसभा के होंगे तो टोटल 30 होंगे, है ना। मतलब कि मान लीजिए केवल राज्यसभा में बनी है प्रवर समिति, तो मेंबर कितने होंगे, केवल 30। और मान लीजिए लोकसभा में केवल बनी है तो कितने होंगे, 30, है ना। मतलब कि अगर ये अलग अलग हाउस में प्रवर समितियां बनी है तो वो 30 वहां होंगे, 30 यहां होंगे, ये अपना अलग अलग काम करेंगे। लेकिन संयुक्त प्रवर बन जाए, तो संयुक्त प्रवर बन जाए इसका मतलब कि लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों को मिला करके, तो जब संयुक्त प्रवर बनेगा तो इसमें हो जाएगा लोकसभा से 30 और राज्यसभा से 15, तो यानी टोटल हो गया 45। इसीलिए कह रहे थे कि अस्थाई समितियों में सबसे बड़ी समिति प्राक्कलन समिति है, क्योंकि अस्थाई में समितियां, देखिए जो स्टार्ट हो रहा है वही 30 से स्टार्ट हो रहा है, और जब संयुक्त हो जाएगा तो ज्यादा हो जाएगा। समझ रहे ना, बात आ रही है समझ में? कि अगर प्रवर समिति दोनों हाउस में अलग अलग बनती है तो 30 सदस्य होंगे, ठीक है। लोकसभा में बनेगा तो लोकसभा में 30, राज्यसभा में तो राज्यसभा में 30, ठीक है। लेकिन अगर दोनों को मिला करके बनती है तो लोकसभा के 30 और राज्यसभा के 15, तो हो जाएंगे टोटल 45, ठीक है। तो ये हो जाएगी संयुक्त प्रवर समिति। इज दैट क्लियर? दिक्कत समझ में आई बात? कि ये प्रवर समिति और संयुक्त प्रवर में क्या है, इनका काम एक ही रहेगा, है ना। काम एक ही रहेगा कि वह है विधेयकों की जांच करना। जैसे कि आपको मैंने पढ़ाया था, जब सिटीजनशिप पढ़ाए थे तब, नागरिकता अधिनियम, है ना। तो सिटीजनशिप एक्ट जो है उस पर बहुत विवाद हुआ था, तो विवाद हुआ था तो विधेयक के जांच के लिए ही प्रवर समिति बनी थी, है ना। तो प्रवर समितियां बनती हैं जांच के लिए। क्लियर है? तो दिक्कत, आगे बढ़ा जाए, चलिए। तो संसदीय समिति, पार्लियामेंट्री कमिटी, इसमें भी एज वेल एज वही वाली बात हो जाएगी, है ना, कि इसमें अगर ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अगर ये अलग अलग बन रही हैं तो क्या होगा, लोकसभा में कितने हो जाएंगे, 30, राज्यसभा में 30, है ना। क्योंकि अलग अलग होगा तो लोकसभा में 30 अपना अलग काम करेंगे, राज्यसभा में 30 अपना अलग काम करेंगे। लेकिन यही अगर संयुक्त संसदीय समिति बनती है, कंबाइंड पार्लियामेंट्री कमिटी बनती है, तो कंबाइंड पार्लियामेंट्री कमिटी में 30 हो जाएंगे लोकसभा के, आप 15 हो जाएंगे राज्यसभा के, टोटल 45, ठीक है। बताइए समझ गए? हाँ, इनका काम होगा घोटाला का जांच करना, ये ना, ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ स्कैम, ठीक है। ये लोग स्कैम की जांच करेंगे, घोटाले की जांच करेंगे, ठीक है। ये क्या करेंगे, घोटाले की जांच करेंगे, घोटाला। आप लोग घोटाला वोटाला नहीं करते हैं जी? है अभी कहां से? अरे भाई, जो जिस लेवल पे होता है उसी लेवल पर घोटाला करता है। कितना आदमी सबको देखिए गांवों में
बाहर कमाने नहीं जाएगा तो घर में कमा लेगा, नहीं कमा लेता है? बाहर कमाने नहीं जाएगा ना तो घर में कमा लेगा, है ना। अब सब्जी लाने के लिए दिया गया 200 रुपया उसको कि जाओ सब्जी लेके आओ, जाएगा एकदम 8 बजे रात के बाद, जब मार्केट में छाट सब्जी सब बचल रहेगा तब, है ना। अब बराबर मात्रा में सब सामान लेगा, लेकिन सब सामान क्या लेगा? डुप्लीकेट लेगा, खराब लेगा, उससे भाव उसका गिर जाएगा। और घर में आके कि एक्चुअल भाव बताएगा, है ना, कि लिए हैं इसको 90 रुपया में, है ना, जबकि वो खरीदा उसको 50 रुपया में, 60 रुपया में, तो वहां से कुछ बचा लिया, है ना। तो इसे क्या कर लेगा कि अपना 200 का है तो आराम से उससे 50 रुपये बचा लेगा, और रोज अगर 50 रुपये बचा लेगा तो महीना में तो अच्छा खासा बचा लेगा, है कि नहीं। तो काम हो गया उसका, है कि नहीं। तो ऐसा होता है, सब भी घोटाला ही है। अब तो भाई घोटाला के जिस लेवल पे आप रहिएगा उसी लेवल पे ना करिएगा। जब लेवल बढ़ेगा तो बड़ा करिएगा, जब लेवल छोटा है तो छोटा स्तर पकड़िएगा। जब 5 रुपये बचा सकते हैं, गड़बड़ कर सकते हैं, 5 रुपये गड़ रहे हैं, और जब हो जाएगा 5 करोड़ गड़बड़ करने लगे तो 5 करोड़ गड़बड़ कर दीजिएगा, है ना। तो घोटाला जो है वो सब करवे करता है ना। अब है कि अपने अपने सीमा रेखा के अंतर्गत करता है ना, अपने लिमिट में करता है। जब लिमिट बड़ा हो जाता है तो बड़ा लिमिट में करता है, लिमिट छोटा है तो छोटा लिमिट में करता है। तो यहाँ घोटाला का जांच अगर करना है तो संसदीय समिति बनेगी, और विधेयक का जांच करना है तो प्रवर समिति बनेगी। किसी एक हाउस में बनेगी तो प्रवर समिति कहलाएगी, दोनों हाउस मिला के बनेगी तो संयुक्त प्रवर कहलाएगी। वैसे ही ये केवल किसी एक हाउस में बनेगी तो संसदीय समिति, दोनों को मिला करके बनेगी तो संयुक्त संसदीय समिति। क्लियर है? इसके अध्यक्ष इसमें से चुना जाता है, मतलब इसके मेंबर्स में से ही चुना। इसमें कोई फिक्स नहीं है कि विपक्ष से ही होगा या पक्ष से ही होगा, ठीक है। वहां पे जो है सो अध्यक्ष जिसको नियुक्त कर दे, है ना। राज्यसभा में होगा तो राज्यसभा का सभापति कर देगा, लोकसभा में होगा तो लोकसभा का अध्यक्ष कर देगा, और दोनों जब मिल रहेंगे तो उसमें लोकसभा ही करेगा। जैसे यहाँ पे भी अगर संयुक्त हुआ तो संख्या लोकसभा का ज्यादा रहेगा, इसमें भी संख्या लोकसभा का ज्यादा रहेगा, तो लोकसभा का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो यहाँ पे कर देगा। क्या? प्रवर ही, ठीक है ना, परवर ही लिखलाता है इसका, ठीक है। इसको इंग्लिश में परवर ही लिखते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चीजें आपको यहां पे होती हैं। ओके, कोई दिक्कत? तो इस प्रकार से अस्थाई समितियां हैं, और उधर वो सब थी जो थी अस्थाई समितियां, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें जो है सो आपके सामने है, और इनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो अब लगभग संसद की जो महत्वपूर्ण बातें थी वो आपके लिए आपको हो चुका, ठीक है। एक इसमें एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ना, उसको देख लेते हैं। आर्टिकल 120 है ना, संसद में भाषा, लैंग्वेज इन पार्लियामेंट। संसद में कौन सी भाषा बोली जाएगी या किस भाषा में काम होगा। संसद में भाषा, लैंग्वेज इन पार्लियामेंट, ठीक है। देखिए, संसद में भाषा का जो बात है, संसद में क्या भाषा होनी चाहिए, तो पहले तो ये कहा गया कि संसद की में जो भी कार्यवाही होगी, जो भी काम होगा, जो भी उसका बातचीत होगा, जो रिटर्न में रखा जाएगा, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, है ना। हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। लेकिन इसमें कहा यह गया था कि 15 साल बाद इंग्लिश को हटा दिया जाएगा और हिंदी रखेगा केवल। जब संविधान बना था तब यह बात कहा गया था कि हिंदी इंग्लिश प्रारंभ में रहेगा दोनों, लेकिन 15 साल बाद यानी कि 1965 में 1965 में इंग्लिश को खत्म कर देना था और हिंदी को कंटिन्यू कराना था। मतलब कि ऑफिशियल लैंग्वेज जो डिक्लेयर हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कि पार्लियामेंट में क्या यूज हो सकता है, तो हिंदी अथवा इंग्लिश आप कोई भी यूज कर लीजिए, और सारा काम जो होगा वो इसी बेसिस, इसी भाषा के आधार पर होगा। सारा रिटेन सोर्सेज जो रखे जाएंगे डॉक्यूमेंट, वो इसी सोर्स पे रखे जाएंगे। लेकिन साथ में ये कहा गया कि इंग्लिश जो है ये खत्म कर दिया जाएगा 15 साल बाद। 1965 में इंग्लिश को खत्म हो जाना था, लेकिन जब 1965 आया तो उसमें अमेंड करके और इसको एक्सटेंड कर दिया गया और कह दिया गया कि इसके साथ साथ कंटिन्यू करेगा। इस वजह से आज भी कंटिन्यू कर रहा है इंग्लिश, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि संसद का ऑफिशियल लैंग्वेज प्रेजेंट टाइम में कौन सा है, हिंदी और इंग्लिश। लेकिन इसके अलावे ऐसा नहीं है कि आप कोई अन्य भाषा संसद में यूज नहीं कर सकते हैं।
अगर आप चाहें कि कोई अन्य भाषा बोले तो आप बोल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उससे अनुमति लेनी पड़ेगी, है ना। जैसे आप देखते हैं ना कि लोग अपने रीजनल लैंग्वेज भी बोलते हैं संसद में, है ना, अपनी भाषा में, है ना, लोग वहां पे बोलते हैं, भाषण देते हैं, तो दे सकते हैं, आप बोल सकते हैं, लेकिन काम जो रिटन काम होगा ना वो हिंदी और इंग्लिश में ही होगा, वो या तो हिंदी में होगा या फिर इंग्लिश में। ये देखा कि ये दोनों यूज होता है, ठीक है, और दोनों में ही सारी चीजें होती हैं, है ना, कह सकते हैं कि बाइलिंगुअल होता है, ठीक है, कि दोनों ही चीजों को वहां पे रखा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये दोनों ही चीजें रहती हैं, लेकिन अगर आप मान लीजिए आप अपना रीजनल लैंग्वेज संसद में बोलना चाहते हैं तो आपको बोलने की अनुमति दी जा सकती है। आप अपना भाषण, आप अपना वक्तव्य अपने स्थानीय भाषा में जो भी आपका है, जैसे अगर बिहार से कोई जा रहा है तो कोई चाहे तो भोजपुरी में बोलना चाहे तो बोल सकता है, कोई मगही में बोलना चाहे तो बोल सकता है, कोई मैथिली में बोलना चाहे तो बोल सकता है ना, कोई अंगिका में बोलना चाहे तो बोल सकता है, जो आपकी भाषा है आप उसमें बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज जो डिक्लेयर्ड है वो है हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश पहले 15 साल के लिए था, लेकिन बाद में वो हिंदी के साथ कंटिन्यू कर गया, ठीक है। तो ये बेसिकली संसद में भाषा प्रयोग की बात है कि संसद में कौन सी भाषा यूज की जाएगी, तो काम करने की भाषा हिंदी और इंग्लिश होगी, ठीक है। इसके अलावा अन्य भाषा का भी अगर आप चाहें तो यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रिजाइडिंग ऑफिसर के अनुमति से, ठीक है। अगर वो अनुमति देगा तो आप वहां पे बोल सकते हैं। और अब तो वहां पे ट्रांसलेटर लगा रहता है सब लोगों के पास, आप किसी भी भाषा में बोलिए, सामने वाला अपनी भाषा में उसको सुन सकता है ना, ट्रांसलेट करके। तो इस प्रकार से ये चीजें यहां पे हैं, ओके, क्लियर है। इसके बाद आर्टिकल 121 और 122 के बारे में पहले ही मैंने आपको बताया था कि एक प्रकार से 121 और 122 क्या है जी, ये एक प्रकार से सेटिंग वाला आर्टिकल है, कहते हैं ना, सेटिंग है किसके से बीच, सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट, है ना। संसद और पार्लियामेंट जो है वो इन दोनों के बीच क्या है, तो इन दोनों के बीच में ये क्या है, एक प्रकार से सेटिंग है दोनों के बीच में। 121 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर कुछ भी हो रहा है ना, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों या सुप्रीम कोर्ट के कार्यवाहियों की चर्चा संसद अपने यहां नहीं करेगा, ठीक है। जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट में होगा वो यहां पर डिस्कशन नहीं होगा, ठीक है। तो 122 कहता है कि जो कुछ हम लोग करेंगे पार्लियामेंट में उसका डिस्कशन आप नहीं कीजिएगा, है ना। तो दोनों ही एक दूसरे से क्या कर लिया है, सेटिंग कर लिया है ना, कि हम जो है वो ये कहता है कि हम आपका चर्चा नहीं करेंगे, ये कहता है कि हम आपका चर्चा नहीं करेंगे, है ना। तो इसमें एक वो हिंदी फिल्म की एक गाना बहुत फिट बैठती है, हमारे अंगनों में तुम्हारा क्या काम, है ना। किसी के आंगन में किसी का काम नहीं है यहां पर, है ना। सुप्रीम कोर्ट के यहां पार्लियामेंट में के अंदर होने वाली एक्टिविटी को डिस्कस नहीं किया जाएगा, और पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट के यहां होने वाली एक्टिविटी का डिस्कशन नहीं होगा। सड़क पर दोनों ही कर सकते हैं, है ना, मतलब सुप्रीम कोर्ट से निकल करके भाषण देना चाहे तो दे ले, संसद से निकल करके भाषण देना चाहे तो दे ले, लेकिन संसद के अंदर ये चर्चा नहीं करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये चर्चा नहीं करेंगे कि संसद के अंदर में आप क्या कर रहे थे, ठीक है। तो इस चीज का ये 121 और 122 बेसिकली ये इन दोनों की आपसी सहमति का नतीजा है, ठीक है, क्लियर है, समझ में आई बात कि 121 और 122 का क्या रिलेशन है, समझ रहे ना सब लोग। हाँ जी, हाँ, कॉलेजियम का मैटर जो है वो नियुक्त करने की प्रक्रिया है, वो विधायी प्रक्रिया है, वो थोड़ी ना उनके आचरण को डिस्कस कर रही है। कॉलेजियम तो नियुक्ति का मामला है ना, तो नियुक्ति के मामले पर तो डिस्कशन कर ही सकता है, वो तो बिल ला ही सकता है, उनके आचरण पर बात नहीं करना है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो क्या कर रहे हैं उस पर बात नहीं करना है। लेकिन ये तो नियुक्ति की प्रक्रिया है, वो थोड़ी ना उनके अंदर क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उसका बात है। सुप्रीम कोर्ट भी तो दल बदल का मामला जाता है तो सुनता नहीं है सर, कितना सांसद को सजा सुप्रीम कोर्ट दे देता है ना। तो बाहर के जो मामले हैं वो आप देख सकते हैं, लेकिन संसद के अंदर अगर क्या हो रहा है ये सुप्रीम कोर्ट नहीं देखेगा, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या हो रहा है उस पर संसद चर्चा नहीं करेगी। और नियुक्ति का मामला, कॉलेजियम नियुक्ति का मामला है, इस पर बिल्कुल कानून बनाने का अधिकार है संसद के पास, बना सकती है कानून, तभी तो उन्होंने बनाया था एनजेएससी, न्यायिक नियुक्ति आयोग। क्या आर्टिकल 119 जो है वो बेसिकली यही जो कमिटीज है इन्हीं का विस्तार है, ठीक है, जो आपको कार्य सब बता दिया गया है उससे जुड़ा हुआ है और कुछ उसमें नहीं है, ठीक है, इसलिए उसकी चर्चा नहीं हुआ, ठीक है। और 122 जो है वो आपको भाषा है, इसलिए यहाँ पे भाषा का चर्चा किया गया, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट्स हैं वही लगभग तो सारे आर्टिकल बता ही दिए हैं आपको, है ना, सारे अभी तक तो हमको लगता है एक से लेकर के अभी तक हम लोग कंटिन्यू ही चल रहे हैं लगभग, ठीक है।
एक आध दो एकदम जो यूजलेस है उसके लिए याद करना या उसको ध्यान में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी जितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है वो सब आपको लिखाए गए हैं और अभी आगे और भी लिखाए जाएंगे जो इंपॉर्टेंट्स होंगे वो। चलिए, तो इसके बाद है आर्टिकल 123। 123 जब राष्ट्रपति पढ़ाए थे तो वहां पे पढ़ाए थे ना जी, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। कि अध्यादेश तो सब लोग को मालूम है ये 123 कैसे होता है, तो जल्दी से बताइएगा 123 का प्रयोग राष्ट्रपति कब करेगा? हाँ, जब संसद की सत्र नहीं चल रही होगी और किसी विषय पर कानून बनाना आवश्यक हो जाएगा तभी, है ना। प्रधानमंत्री के सिफारिश पर, प्रधानमंत्री जब सिफारिश करेंगे कि लाइए तो लाया जाएगा। एक अध्यादेश की आयु सीमा कितनी होती है? 6 महीना, है ना। एक अध्यादेश का जो एज होता है वो 6 मंथ्स होता है ना। और अगर इसको अस्थाई चिरंजीवी बना देना है, अमर बना देना है, तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, जिस दिन से संसद शुरू होगी उसके 6 सप्ताह के अंदर संसद के दोनों सदनों से इसको पास कराना पड़ेगा। बिल को जो है सो पास कराना पड़ेगा, वो पास होगा उसके बाद ही ये कानून हमेशा बना रहेगा, अन्यथा 6 महीना बाद ये स्वतः समाप्त हो जाता है, अपने आप खत्म हो जाता है। क्लियर है? दिक्कत? ठीक है। तो इस प्रकार से 123 पहले ही पढ़ा चुके हैं, देख चुके हैं आप राष्ट्रपति के संबंध में। तो 123 के बाद ही विधायिका जो है सो वो खत्म हो जाती है, केंद्रीय विधायिका खत्म हो जाती है। अब अगला चैप्टर है आपका केंद्रीय न्यायपालिका, संघीय न्यायपालिका। तो हेडिंग बनाएंगे संघीय न्यायपालिका, यूनियन जुडिशरी या फेडरल जुडिशरी। और उसमें हम लोग देखेंगे सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, संघीय न्यायपालिका। ठीक है। और तो संघीय न्यायपालिका देश में कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट यह शुरू होता है आर्टिकल 124 से और जाएगा 147 तक। और ये पार्ट है इसका वही 5 ही है। ठीक है, 124 से 147 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, यहां तक में कोई दिक्कत, कोई समस्या है ना? चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।